हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर द अपकमिंग आरएमएस जो कि दिसंबर 7 में होने वाला है एंड सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो कि जनवरी में होने वाला है। ओके, सो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। ओके, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स हम दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विथ करंट अफेयर्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है। ओके, तो तुम लोग का काम ये है कि कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ फाइल। ठीक है, पीडीएफ फाइल दे दूंगी मैं। उसके साथ पहली बारी में वीडियो को शांति से फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सेकेंड टाइम अगेन लिसन टू द वीडियो। ठीक है, फिर से वीडियो देखो नोट्स पढ़ने के बाद। मतलब कि पहले बारी क्या करना है, फर्स्ट टाइम यू हैव टू लिसन टू द वीडियो ओनली। लेक्चर को देखना है, सुनना है शांति से, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। सेकेंड टाइम जो करोगे वो होगा कि नोट्स दिया जाएगा, उस नोट्स को पढ़ लेना है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम भी नहीं है लिखने की। ठीक है, तो नोट्स को पढ़ लेना है। थर्ड टाइम क्या करोगे, थर्ड टाइम एज ए रिवीजन फिर से इस वीडियो को निकालोगे, देखोगे, बट अभी नॉर्मल स्पीड में नहीं, 1.5x के स्पीड में। ठीक है, तो एटलीस्ट ये 3 बारी इस चीज़ को करना है, तभी क्या होगा कि ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन इन 2025। अब 2025 मतलब जनवरी 2025 से लेके नवंबर के अब तक, ठीक है, जितना भी हो रखा है करंट अफेयर इसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है इसमें। मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स है कुछ, सम इंडियन नेशनल अवार्ड्स एंड वेरियस रिकॉग्नाइजेशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है, मिस यूनिवर्स 2025। ओके, मिस यूनिवर्स 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विनर का नाम क्या है, फातिमा घोष। फातिमा घोष इज द विनर एंड वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, वो करती है मैक्सिको से। ओके, उसके बाद ये याद रख सकते हो कि कहाँ पे हुआ था इस बार का इवेंट, ये हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मिस यूनिवर्स 2025 विनर नेम इज फातिमा घोष, बिलोंग्स टू मैक्सिको एंड ये इवेंट हुआ था इन थाईलैंड। इसमें इतना हमें याद रखना है। सेकेंड वन इज मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया यानी कि इसमें जो जीती हैं वो फाइनली फिर से इस मिस यूनिवर्स इवेंट में पार्टिसिपेट की होंगी। ठीक है, तो कौन है विनर, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विनर रही है। ठीक है, उसके बाद मिसेस यूनिवर्स 2025 कौन है, सैरी सिंह। सैरी सिंह, ठीक है, ये हो गई मिसेस यूनिवर्स 2025। नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 2025, ये कौन है, ओपाल सुचेता। ओपाल सुचेता इज मिस वर्ल्ड 2025। ठीक है, सो ये 4 नाम हमें याद रखने हैं। पहले है मिस यूनिवर्स फातिमा घोष थाईलैंड से, मिस यूनिवर्स इंडिया मिस मनिका विश्वकर्मा, मिसेस यूनिवर्स इज सैरी सिंह एंड मिस वर्ल्ड इज ओपाल सुचेता। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया ग्लोबल लिटरेरी और ह्यूमन राइट्स अवार्ड। सो 2025 के बुकर प्राइज का विनर कौन है, 2025 के बुकर प्राइज के विनर है डेविड साजले। ठीक है, डेविड साजले जो कि कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ओरिजिन से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने उनका जो नोवेल था, जो बुक था जिसके लिए उनको प्राइज मिला है, दैट वाज फ्लैश। ये नाम तुम याद रख सकते हो कि फ्लैश वाज द नोवेल रिटन बाय डेविड साजले, जिनको मिला है क्या, बुकर प्राइज ऑफ 2025। नेक्स्ट वन इज 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज किसको मिला, 2025 के ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज बुक प्राइज अवार्ड
गोज टू सुनील अमृत, ठीक है, सुनील अमृत। और उनका बुक का नाम क्या था? द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ इज द बुक रिटन बाय सुनील अमृत। और उनको कौन सा अवार्ड मिला? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अवार्ड ऑफ 2025। नेक्स्ट वन इज शाखारोव प्राइज 2025। ये किसको मिला है? अवॉर्डेड टू इम्प्रिजन जर्नलिस्ट एंड्रेई फ्रॉम बेलारूस एंड मिजिया फ्रॉम जॉर्जिया फॉर ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को दिलाने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करने के लिए जो दो लोग थे, जो जो जर्नलिस्ट हैं, जो अभी इम्प्रिजन है, जेल में है, ठीक है। कौन कौन? एंड्राई बेलारूस से और मिजिया जॉर्जिया से। इनको कौन सा अवार्ड मिला? साखारोव प्राइज मिला 2025 का। नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड भानु मुस्तकब को मिला है, कनाडा की हैं वो। उनको मिला है फॉर कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था कुछ उनका बुक, ठीक है। और उनको ट्रांसलेट कौन किए थे? दीपा वस्ती ने। दीपा वस्ती ने उनको ट्रांसलेट किया था। सो इम्पोर्टेंट इस पेज में अगर देखें तो फर्स्ट वन इज दिस बुकर प्राइज डेविड साजले और उनका बुक फ्लैश। और उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज भानु मुस्तकब और उनके जो ट्रांसलेटर हैं, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, दीपा वस्ती। सो these are the most important ones in this page. Okay, नेक्स्ट वन इज नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 के नोबेल प्राइज, जो कि अवार्ड कब होगा उनको? दिसंबर 10 में होगा। दिसंबर 10 में नोबेल प्राइज मिलेगा बिकॉज दिस डे इज सेलिब्रेटेड एट व्हाट? इट इज सेलिब्रेटेड एज नोबेल प्राइज डे, ठीक है। नोबेल प्राइज डे एज वेल एज इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। और दिया किस लिए जाता है नोबेल प्राइज? बिकॉज ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल की वजह से दिया जाता है नोबेल प्राइज बिकॉज ही हैड डिस्कवर्ड डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट का डिस्कवरी किया था, जिसके वजह से क्या है? डायनामाइट पूरे पृथ्वी को ध्वंस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो इतने भयंकर चीजें उन्होंने डिस्कवर कर दी थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ रॉयल्टी वगैरह आते हैं उसमें से, ठीक है, कुछ रॉयल्टी आते हैं, उस रॉयल्टी को उन्होंने किया कि जो जो अच्छे अच्छे काम करेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ पीस, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स या लिटरेचर या इकोनॉमिक्स, तो उनको क्या किया जाएगा? हर साल क्या दिया जाएगा? उनके नाम पे प्राइज दी जाएगी। उनको नोबेल प्राइज का नाम दिया गया, ठीक है। ओके, तो मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको मिला है? इट इज अवॉर्डेड टू मैरी ई फ्रेड एंड शाइमन, ओके, फॉर डिस्कवरीज इन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। किसको किसको? मैरी ई फ्रेड और शाइमन, ओके, इन तीनों को मिला है। किस लिए मिला है इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, नाम बस याद रखो, और याद रखने के लिए सिंपल वर्ड्स याद रखो, मैरी, फ्रेड, शाइमन, चिमन। सो दीज आर मेडिसिन नोबेल प्राइज विनर्स। नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए सुषमा, राबिया और ओमार, ओके, इन तीनों को मिला है क्या? नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। पीस नोबेल प्राइज किसको मिला है? मारिया कॉर्निया को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मारिया कॉर्निया को क्या मिला है? पीस नोबेल प्राइज मिला है फॉर फ्रॉम वेनेजुएला। ये कहाँ से बिलोंग करती है? वेनेजुएला से बिलोंग करती है, और वही डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविज्म के लिए मिला हुआ है, ठीक है। मारिया कॉर्निया, नाम याद रखना है। उसके बाद फिजिक्स में जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेस एंड डेवार्थ को मिला है, ठीक है। तो जॉन जॉन दो लोग हैं, तो ये कहाँ के हैं? फिजिक्स। और दूसरा हो गया देवार्थ, तो इनको मिला है फॉर क्वांटम मैकेनिकल। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, नाम इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर नोबेल प्राइज लाजलो क्राजन होराकाई को मिला है, जो कि हंगरी से हैं, और इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर मिला है। और लास्ट ईयर का अगर पूछा जाए 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है फॉर लिटरेचर? हान को, ठीक है, हान कैंग को, इनको मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर इन 2024। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मिला है जोल मॉके, फिलिप एग्रीहोन एंड पीटर होविट को, ठीक है। सो ये हो गए कुछ नाम, तो इनको बस 2-3 बार पढ़ लोगे
सुन लोगे तो याद रह जाएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ओके, कंप्लीटली नाम याद रखना इज डिफिकल्ट, आई नो, बट याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। फिल्म एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड, तो सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि किसको मिला है 2023, याद रखो 2025 में मिला है, बट अवार्ड 2023 का है, और वो मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिला हुआ है। ठीक है, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इनसे पहले किसको मिला था, मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ओके, 22 का शायद, और उनसे पहले अमिताभ बच्चन को मिला था। सो रिमेम्बर इट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किन किन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, किसको नहीं मिला है, ऑड वन आउट के हिसाब से। नेक्स्ट, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स किस किस को मिला है। बेस्ट एक्टर में मिला है शाहरुख खान को फॉर द फिल्म जवान, एंड विक्रांत मेसी को फॉर द फिल्म ट्वेल्थ फेल, नॉट फेयर, ट्वेल्थ फेल इट। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को फॉर हर फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम पीडीएफ में देख लेंगे एक बार, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी ये मिला है वही ट्वेल्थ फेल को। ठीक है, ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके बाद बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर कैटेगरी का बेस्ट फिल्म मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट मूवीज हैं एंड कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, जो कि फुल लिस्ट हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है, तो उसको हम देख लेंगे एक बार लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑस्कर अवार्ड 2025, 97th एडिशन था ये ऑस्कर अवार्ड का। ओके, ये भी दिया जाता है इंटरनेशनली फॉर फिल्म वगैरह। सो बेस्ट पिक्चर है अनोरा। ठीक है, बेस्ट पिक्चर क्या है, अनोरा। और बेस्ट एक्टर इज एड्रियन ब्रॉडी फॉर ब्रुटलिस्ट। ब्रुटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी, ब्रुटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन, अनोरा के लिए ही। ठीक है, ये अनोरा जो बेस्ट पिक्चर था उनकी ही एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। सिमिलरली अनोरा मूवी के डायरेक्टर को मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, जो कि सीन बेकर है। ठीक है, सो अनोरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किनको मिला है, कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ऑफ 2025। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट इज इंडियन नेशनल अवार्ड। पहले इंटरनेशनल अवार्ड हमारा खत्म हो गया, अब हम इंडियन नेशनल अवार्ड पे आ जाएंगे। सो पद्मा पद्मा अवार्ड्स, अब कितने टाइप के पद्मा अवार्ड्स होते हैं यू ऑल नो। सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे लोएस्ट से शुरू करते हैं, तो लोएस्ट में आ जाएंगे पद्मश्री। ओके, पद्मश्री। उसके बाद पद्म विभूषण। नेक्स्ट पद्म भूषण। सॉरी, इधर थर्ड में आ जाएगा पद्म भूषण। उसके बाद पद्म विभूषण, और हाईएस्ट जो कि पद्मा अवार्ड नहीं है बट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, दैट इज भारत रत्न। ओके, ठीक है, सो इस तरीके से ही मिलता है। अगर किसी को पद्मश्री नहीं मिला है तो उनको पद्म भूषण नहीं मिल सकता, तो पहले पद्मश्री मिलना जरूरी है, उसके बाद पद्म भूषण मिलता है, फिर पद्म विभूषण मिलेगा, और फिर फाइनली भारत रत्न के लिए वो क्वालिफाई होते हैं। तो पद्मा अवार्ड की अगर बात करें 2025 में, तो टोटल 139 अवार्ड्स दिए गए हैं, उसमें से 7 पद्मा विभूषण अवार्ड दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, जिनमें से टोटल 13 वुमेन को मिला हुआ है अवार्ड, मतलब 139 से टोटल 13 वुमेन को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। सो हमें याद रखना है पद्म भूषण कितने लोगों को मिले हैं, 7। पद्म पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 एंड पद्मश्री 113, और इनमें से 13 कौन है, वुमेन को मिला है। ठीक है, अब प्रोमिनेंट कुछ नाम अगर देखें पद्म विभूषण के, तो फिर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह कहार, रजनी कुमुदिनी लखिया। ठीक है,
एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी। ओके, ये फॉरेनर होके इनको मिला है पद्म विभूषण। ओके, तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। एंड रजनी कुमुदनी लाखिया एक तुम्हारी ये है क्लासिकल डांसर है, तो इनका नाम भी याद रखना जरूरी हो गया। शारदा सिन्हा कौन है ये, इनका भी डेथ हुआ था रिसेंटली। तो इनका नाम इनको बोलते हैं कोकिला और बिहार कोकिला। ठीक है। श्रेष्ठ सिंगर, जो कि छठ पूजा के टाइम पे जो सिंगिंग होती है, मतलब जो गाना जो भजन गाए जाते हैं, वो ये गाया करती थी। तो उनको कोकिला और बिहार बोला था, शारदा सिन्हा को। सो रिमेंबर ऑल दिस नेम्स। ठीक है, इनके नाम याद रखने जरूरी है। पद्म विभूषण किन किन को मिला है, शारदा सिन्हा को, ओसामा सुजुकी को, जापान के। ठीक है। एमटी वासुदेवन नैयर को, रजनी कुमुदिनी लखिया को, जगदीश सिंह कहार और नागेश्वर रेड्डी को। फाइन। नेक्स्ट, और कुछ अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड देखेंगे तो सिक्स नेशनल वाटर अवार्ड, ये बस सुने रहो। सिक्स नेशनल वाटर अवार्ड में भी आ सकता है, में भी नहीं आ सकता। ठीक है। 2024 का फर्स्ट रैंकर इज महाराष्ट्र, दैट्स इट। सेकंड थर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल वाटर अवार्ड फर्स्ट इज महाराष्ट्र। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, इसको बोलते हैं आपदा अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आपदा मित्र। जब डिजास्टर आए तो जो मित्र बन के आता है तो उनको हम प्राइज देते हैं। तो ये किसको मिला है, INCOIS को प्राइज तो मिला है, बट इसका फुल फॉर्म तुम्हें पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और उसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना में। INCOIS, क्या कौन सा अवार्ड मिला है, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। फाइन। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 59 टर्म मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, जो कि हिंदी ऑथर हैं छत्तीसगढ़ से। विनोद कुमार शुक्ला 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ओके, जो कि एक हिंदी ऑथर हैं छत्तीसगढ़ से। अभी लास्ट सेगमेंट हमारा वेरियस अदर रिकॉग्नाइजेशन मिसलेनियस टाइप। तो देखते हैं एनवायरमेंटल एंड सोशल अवार्ड्स। सो फर्स्ट वन इज यंग अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड 2025। ये मिला है जिनाली मोदी को, मुंबई से हैं ये। ठीक है। उसके बाद यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 वर्षा देशपांडे को मिला है, महाराष्ट्र से है ये। ठीक है। और MS स्वामीनाथन अवार्ड 2025 एडनले को मिला है, जो कि प्रोफेसर हैं फ्रॉम नाइजीरिया। ओके। MS स्वामीनाथन किसके लिए जानते हैं, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इन इंडिया। बट सिमिलरली अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर देखेंगे इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड कौन है, नॉर्मन बॉरलॉग। ओके। तो ठीक है, अगर MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो फिर उनको जिनको भी ये अवार्ड मिला है, एडन ले जो कि नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं, उनको क्यों मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, फूड के कंट्रीब्यूशन के लिए मिला होगा वो प्राइस। ठीक है। ये पॉपुलेशन के लिए मिला है, तो ये क्या है कि जेंडर इक्वलिटी वगैरह इनके लिए देखते हैं, तो वर्षा देशपांडे को इसलिए मिला है पॉपुलेशन अवार्ड। और ये यंग अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड मिला है क्योंकि ये एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम किए हैं, जिनाली मोदी, इनको मिला है यंग अर्थ चैंपियन अवार्ड 2025। ओके, चलो नेक्स्ट कुछ एडिशनल अवार्ड्स। RK लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ओके, RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे। ठीक है। तो इनको एक्सीलेंस अवार्ड किनको मिला है, अवार्डेड टू आमिर खान। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट कृति सुरेश। ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 का सोनू निगम को मिला है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, पहले हमने देखा था लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देता है, तो ये मिला है सोनू निगम को। सोनू निगम इज अ सिंगर। ओके, सिंगर है ये, बॉलीवुड सिंगर। 34th सरस्वती सम्मान मिला है साधु भरद्वाज दास को। ठीक है। ओके, इतना ही काफी है ये। सो यहाँ पे मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यही सोनू निगम का लगता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लता मंगेशकर अवार्ड 2024 गोज टू सोनू निगम, दैट्स इट। बाकी तीन ना याद रहे तो भी चलेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ये एक है 34 सरस्वती सम्मान साधु भारद्वाज दास। ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट और कुछ अवार्ड।
एबल प्राइज 2025। एबल प्राइज क्या है? एबल प्राइज को हम एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, ठीक है। एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है इन मैथमेटिक्स, बिकॉज एबल प्राइज मैथमेटिक्सियंस को मिलता है, ओके। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है एबल प्राइज, जो कि मिला किसको है? मासाकी काशिवारा को मिला है, जापानीज मैथमेटिशियन है, ठीक है। नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मासाकी काशिवारा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है ना जापानीज होंगे। तो एबल प्राइज मैंने बताया कि मैथमेटिशियन को मिलता है, तो जापानीज मैथमेटिशियन है मासाकी काशिवारा, ओके। एबल प्राइज को नोबेल प्राइज बोला जाता है एशिया का। उसके बाद प्रिट्जकर प्राइज, जो कि तुम्हारे मिलते हैं जर्नलिस्ट वगैरह को, ठीक है, जर्नलिज्म के लिए मिलता है। तो ये किसको मिला है? लियो जियाकुन को, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। पेन ट्रांसलेट अवार्ड, पेन ट्रांसलेट अवार्ड एक मिलता है, वो मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है। और उनका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ये अवार्ड किसको मिला है? गीतांजलि श्री को। ये उनका बुक है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, गीतांजलि श्री। अवार्ड नेम इज पेन ट्रांसलेट अवार्ड, ओके। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अगर देखें 2025 का, तो मिलियन प्लस सिटीज में फर्स्ट रैंक आया इंदौर, सेकंड रैंक है सूरत का। और मिलियन प्लस सिटी स्वच्छ शहर में अहमदाबाद को मिला फर्स्ट रैंक, ओके। बस मिलियन प्लस सिटी में इंदौर है फर्स्ट, ये याद रखो। और स्वच्छ शहर में किसे मिला है? अहमदाबाद को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, रामसर अवार्ड 2025 मिला है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को, जो कि फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट। अब देखो फर्स्ट हो गया तो इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट नहीं था, बट फर्स्ट इंडियन मिले हैं, फर्स्ट इंडियन को मिला है रामसर अवार्ड, तो शी बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड नाम क्या है उनका? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ओके। सो ये हो गया, इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। एबल प्राइज मासाकी काशिवारा, प्रिट्जकर प्राइज ना याद रखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री, एंड उनका बुक था वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। नेक्स्ट, रामसर अवार्ड डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण में मिलियन प्लस सिटी कौन है? इंदौर है, जो कि बहुत टाइम से फर्स्ट रैंक पे ही आते जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, फॉरेन अवार्ड्स टू पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को कितने फॉरेन अवार्ड्स मिले हैं आज तक अगर देखा जाए तो पीएम मोदी बिकम्स द फर्स्ट पर्सन जिनको इंटरनेशनली सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनली सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिले हुए इंसान या फिर कोई गवर्नमेंट हेड अगर देखेंगे तो दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अब तक उनको 26 ग्लोबल अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो अगर नाम देखें अवार्ड्स का, जैसे कि नाविया का मोस्ट एंशियंट वेलविशा मेराबिलिस अवार्ड, ठीक है। ब्राजील का ग्रैंड कोलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबागो। घाना का ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, साइप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मार्कोसिस 3। सो ये अवार्ड्स तो याद रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम बस जगह याद रख लेंगे, जैसे कि ब्राजील हो गया, और ट्रिनिदाद एंड टोबागो हो गया, घाना हो गया, साइप्रस हो गया, ये कुछ रिसेंट मिले, ओके। नेक्स्ट, और कुछ अवार्ड्स अगर देखें, श्रीलंका का मित्र विभूषण मिला है, मॉरिशियस का ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर मिला है, ठीक है। सो these अवार्ड्स भी मिले हुए हैं अभी रिसेंटली, और टोटल हो चुका है 26, ठीक है। साउथ कोरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है साउथ कोरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट, इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला हुआ है। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसे मिला है? मिशेल वेशल को मिला है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे चिले के। चिले कहाँ है? इन साउथ अमेरिका, ओके, साउथ अमेरिका में है चिले। और चिले के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिशेल वेशल, उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सो इन इस पूरे पेज में अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये कि पीएम मोदी को अब तक कितने अवार्ड्स मिले हैं, दैट इज 26 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। चलो, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अभी थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वन, ओके। ओके, सो अभी हम लोग सेकेंड फेज देखेंगे। सेकेंड हमारा रहेगा
टॉपिक इज रिसेंट इवेंट्स एंड ऑपरेशंस ओवरव्यू। ओके, कुछ रिसेंट इवेंट्स जैसे कि जीआई टैक्स के बारे में देखेंगे, कुछ ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। ओके, सो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो कंटेंट क्या क्या रहेगा देखो, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड एवर्ड्स, notable events and the missions, commissions and therapies and operations and networks. Okay, so let's start. इसमें भी वही सेम काम ही मैं बोलूँगी कि वीडियो कम्प्लीटली देखना है तुम लोगों को, और नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले बारी में वीडियो देखोगे, सेकेंड टाइम नोट्स पढ़ोगे, एंड थर्ड टाइम्स क्या करोगे, फिर से वीडियो देखोगे विथ 1.5 स्पीड। जबकि 7 तारीख एग्ज़ाम है, और ऑब्वियसली बात है तुम लोग 5 या फिर 6 को ट्रैवल कर रहे होगे, तो उस दिन ट्रैवल के टाइम पे तुम क्या करोगे, अगेन इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखोगे, तो फिर जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड एवर्ड्स। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का क्या मतलब होता है, सी जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लाइक पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल कहाँ का है, ये नाम से ही हमें समझ आ जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर का है पश्मीना शॉल, अगर हमें वहीं पे ही मिलते हैं, जो ओरिजिनल क्वालिटी के जो पश्मीना शॉल होते हैं, अगर हमें वहीं पे मिलते हैं, दैट मीन्स ये ज्योग्राफी कहाँ से रिलेटेड हो गया, जम्मू कश्मीर के साथ रिलेटेड हो गया। दैट मीन्स क्या है कि इसको नाम दे दिया जाएगा कि ये जो शॉल है ये बिलोंग करता है जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर को इसका जीआई टैग मिल जाएगा। जब इसको जीआई टैग मिल जाएगा, इसका मतलब है कि कोई भी अगर इसको मतलब जाने, तो नाम देखते ही समझ जाएगा कि ये इस जगह का बिलोंग करता है। ठीक है, लाइक दैट दार्जिलिंग टी, उनके सामने ही उनका नाम लिखा है, देखो दार्जिलिंग टी। ठीक है, जो चाय दार्जिलिंग में मिलता है, तो वो दार्जिलिंग टी हो गया, उसको उसका जीआई टैग मिला है, और सबसे पहला जीआई टैग इंडिया का इसी को मिला था, दार्जिलिंग टी को। ठीक है, लाइक दैट बहुत सी चीजें हैं उसी तरीके के। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अभी रिसेंट किस किस को मिले हुए हैं। तो रिसेंट अगर देखें, जीआई टैग फॉर अंबाजी मार्बल। अंबाजी मार्बल को मिला है रिसेंट जीआई टैग। कहाँ से है ये, गुजरात से है। ओके, गुजरात का जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी सारे डिटेल्स नहीं जानना, इतना इंपॉर्टेंट है कि अंबाजी मार्बल कहाँ का है, गुजरात का है। पन्ना डायमंड्स, पन्ना, ओके, पन्ना डायमंड, पन्ना माइंस कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सॉन्ग भी है इसके ऊपर, तो पन्ना हीरा समथिंग ऐसा कुछ सॉन्ग है। ठीक है, सो पन्ना डायमंड्स बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, तो उसी को मिला है उसका जीआई टैग। ओके, सिमिलरली और कुछ सिक्किम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि जीआई टैग फॉर तुंगबुक। जीआई टैग फॉर तुंगबुक, ये क्या है, सिक्किम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बस हमें यही याद रखना है। तुंगबुक इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये, सिक्किम का है। जीआई टैग फॉर पुंतोंग पिल्ट, पुलित, पुंतोंग पुलित। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सिक्किम का। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो हमने हेडिंग ही ऐसे ही दे दिया कि जो सिक्किम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके नीचे दो नाम, पहला नाम इस तुंगबुक एंड सेकेंड नाम इस पुंतोंग पुलित। तो नाम से ही हमें ये दिमाग में बैठ जाएगा। अगर एग्जाम में आता है कि सिक्किम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ABCD करके 4 नाम दिया होगा, और इनमें से एक नाम में अगर तुंगबुक लिखा होगा, तो हमने देख रखा है इस PDF में, इस पेज में कि तुंगबुक यहाँ पर है, तो हम आराम से उसको टिक कर सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, नोटेबल इवेंट्स एंड मिशंस। ठीक है, कुछ इवेंट्स एंड मिशंस। सो दुबई एयर शो 2025, दुबई एयर शो 2025, ये क्या था देखो, न्यूज एमर्स्ड रिगार्डिंग द क्रैश ऑफ एन इंडियन तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट एट दुबई एयर शो 2025, जिससे कि पायलट का डेथ हो गया उसी वक्त, स्पॉट डेथ। सो ये बहुत ही रिसेंट न्यूज है, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आएगा, बट फिर भी एज अ करेंट अफेयर यू कैन नो इट। ठीक है, कि इंडिया का तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट का शो चल रहा था, दुबई में एयर शो चल रहा था, जिसमें कि क्रैश होने की वजह से पायलट की डेथ हो गई। चलो नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल फ्लाइट, द्रौपदी मुर्मू हिस्टोरिक फ्लाइट। कहाँ पर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, ओके, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने टू फ्लाई द राफेल फाइटर जेट। ठीक है, राफेल फाइटर जेट चलाने, चलाने तो नहीं बट बैठने वाले, फ्लाई करने वाले उस फ्लाइट में पहली इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू।
अब और भी क्या क्या फर्स्ट है ये, सी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है। उसके बाद सी इज सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। चलो, इनसे पहले ये क्या थी, गवर्नर थी झारखंड की, ओके ओके, ठीक है। राफेल फाइटर जेट चलाने वाली पहली इंडियन प्रेसिडेंट बन गई कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो कि ओके। और उससे पहले भी उनका एक्सपीरियंस था क्या, किसमें फ्लाई करने का, सुखोई 30 का, सुखोई 30 भी फ्लाई करने का एक्सपीरियंस था। अब राफेल फाइटर जेट प्लान, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि राफेल फाइटर जेट कहाँ से लाया गया है, कौन से कंट्री से। दो ऑप्शन में दे रही हूँ, दो नहीं तीन दे रही हूँ, चलो, एक फ्रांस, दूसरा रशिया, तीसरा यूएसए, या चौथा भी दे देती हूँ नन ऑफ दिस। अगर नन ऑफ दिस दे रहे हो तो फिर कौन सा कंट्री है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा एंड मुझे इंतजार रहेगा कि तुम लोग होमवर्क का मतलब कमेंट पे अपना आंसर बताओगे, तो समझ आएगा कि तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट इज कमीशन एंड थेरापीज। अब इसमें क्या है, 8 सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है, 8 सेंट्रल पे कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, कौन बने थे 8 सेंट्रल पे कमीशन के चेयरपर्सन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई थे, जो कि 8 सेंट्रल पे कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे। बस इतना जानना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडिजिनस ट्राइस्पर बेस्ड जीन थेरापी, बिरसा 1001, ठीक है, बस नाम जान लो, काफी मतलब यही काफी है। क्या है नाम, बिरसा 1001, ठीक है, बिरसा 1001, ये है क्या वैसे, फर्स्ट इंडिजिनस ट्राइस्पर बेस्ड जीन थेरापी, ओके, जो कि हैज बीन डेवलप फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल नाम जानते हो, सिकल सेल एनीमिया, मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, लेकिन जिसको सिकल सेल की बीमारी होती है उसका हीमोग्लोबिन ऐसे सिकल शेप का हो जाता है। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है, ये आरबीसी हमारा ऐसे होता है, वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो वो अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, जिससे वजह से कि इंसान की बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड की भी कमी हो जाती है। सो ये एक खतरनाक डिजीज माना जा सकता है। तो इसके लिए हमने एक जीन थेरापी बनाया है और उसका पहला नाम क्या है, बिरसा 1001, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4, ऑपरेशंस एंड नेटवर्क, ओके, ऑपरेशंस एंड नेटवर्क। सो कौन सा ऑपरेशन, मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र, इट इज इंट्रोड्यूसेस एन इंडिजिनस इंडियन डिफेंस सिस्टम अकिन टू आयरन डोम, ठीक है। सुने होगे कि इजराइल का क्या होता है, इजराइल जो एक कंट्री है उसने अपने चारों तरफ ऐसे एक आयरन डोम बना रखे हैं, मतलब कि बाहर से अगर कोई भी मिसाइल आए, कि कोई भी अटैकर आता है तो ये इसको पहचान लेता है और उसके अपोजिट में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से इंडिया ने बनाया है एक इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। अब नाम सुदर्शन चक्र क्यों लिया गया, क्योंकि ये क्या है, कृष्ण जी का जो चक्र था, ठीक है, उसी के हिसाब से इनका नाम लिया गया सुदर्शन चक्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अर्थक्वेक रिलीफ, ऑपरेशन ब्रह्मा, ओके, एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रह्मा, किसके लिए, म्यांमार में रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए अर्थक्वेक की वजह से। बस इतना ही याद रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा इज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू म्यांमार, ओके, इंडिया ने म्यांमार के लिए लॉन्च किया है, क्योंकि म्यांमार में आया था अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से वहां पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुए, तो उसके रिलीफ ऑपरेशन के वजह से अफेक्टेड रीजन में असिस्टेंस प्रोवाइड करने की वजह से ऑपरेशन ब्रह्मा बनाया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कुछ इवैक्यूएशन ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु इंडिया का ही है, ऑब्वियसली हम इंडिया का ही पढ़ेंगे, बाहर का क्यों पढ़े। तो इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंधु इनिशिएट किया गया है फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडियन को इवैक्यूएट करने के लिए, कहाँ से, ईरान से
उनके सेफ्टी को बरकरार रख के उनको वहां से निकाल के लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र 5, ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है सीबीआई क्रैकडाउन ऑन फेक अकाउंट्स एंड डिजिटल क्राइम्स। तो सिंपल से याद रखना, ऑपरेशन चक्र इज फॉर सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के लिए है ये ऑपरेशन चक्र 5, जो कि फेक अकाउंट्स और डिजिटल क्राइम्स के अगेंस्ट, ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो हमने अब तक कौन कौन सा ऑपरेशन देख लिए? ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, मिशन या ऑपरेशन सेम ही है, ठीक है। सुदर्शन चक्र ये किसके लिए था? फॉर डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के लिए था, जो आयरन डोम की तरह। उसके बाद हो गया ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 ये है सीबीआई का साइबर फ्रॉड को देखने के लिए, ठीक है, साइबर फ्रॉड के लिए। उसके बाद हो गया, और क्या देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा ये हमने म्यांमार को भेजा, ठीक है, म्यांमार में फॉर अर्थक्वेक रिलीफ, अर्थक्वेक रिलीफ के लिए, अर्थक्वेक से रिलीफ पाने के लिए ब्रह्मा। और एक था ईरान से, व्हाट वाज द नेम? ऑपरेशन, व्हाट वाज द नेम? ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। ईरान से हमने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और है ऑपरेशन महादेव, ये तो सबको ही सुने होंगे, काफी फेमस है। ऑपरेशन महादेव को सक्सेस भी मिला था बहुत जल्दी, रातों रात। क्या था? ऑपरेशन महादेव वॉज अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जो कि सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया था पाकिस्तानी टेररिस्ट को। 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को रातों रात मार दिया गया था अंडर ऑपरेशन महादेव। कौन से टेररिस्ट? जो पहलगाम अटैक करवाए थे, पहलगाम अटैक में जो करे थे उनके लिए पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद पाकिस्तान वालों ने कुछ ऑपरेशन किया, और उसके बाद हमने रातों रात क्या किया था? ऑपरेशन महादेव एक दिन करे थे, और बस उसमें हमने तीनों टेररिस्ट को मार दिया था। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक ये क्या है? ये जॉइंट एफर्ट है सीबीआई और यूएस का सीबीआई, ठीक है, हमारा सीबीआई और यूएस का सीबीआई, यूएस का इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, इन दोनों का साइबर क्राइम वगैरह इन सब के लिए क्या है? ऑपरेशन हॉक किया गया है। नेक्स्ट हो गया ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, इंक्लूजन इन ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क। सो इंदौर और उदयपुर, इंदौर एंड उदयपुर को ऐड करा गया है ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क में। अभी वो टोटल हो गया 31 सिटीज जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया का अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। ओके, सो इंडिया के 2 सिटीज को ऐड करके अभी हमारा नंबर कितना बन गया? 31 हो गया। कौन कौन से सिटीज? इंदौर और एक है उदयपुर। यू हैव टू रिमेम्बर इट, इंदौर एंड उदयपुर 2 सिटीज होके टोटल सिटीज बन गए 31, एंड किसमें ऐड किए गए? ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क में। चलो सो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, नाम आ जाते हैं क्वेश्चंस कि इम्पोर्टेंट बुक्स मतलब कौन से बुक्स किसने लिखा है या किसने पब्लिश किया है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रिसेंट जो करंट अफेयर्स में बुक्स था उनको थोड़ा लुक आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये लिखा किसने है? किरण देसाई ने, ठीक है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई का ये काम है। पूरा जानने की नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हम बस इतना ही जानेंगे। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसने लिखा है? किरण देसाई ने लिखा है, ठीक है। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये किसने लिखा है? इटली के प्राइम मिनिस्टर लिखे हैं, ठीक है, ऑथर्ड बाय इटलीज प्राइम मिनिस्टर विद ए फॉरवर्ड बाय पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, सो ये तो छोड़ो, बट आई एम जॉर्जिया माई रूट्स एंड प्रिंसिपल्स इज रिटन बाय इटलीज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जॉर्जिया ही है उनका नाम, ऑब्वियस सी बात है। ओके, नेक्स्ट द बर्निंग अर्थ, द बर्निंग अर्थ सुनील अमृत, ठीक है, सुनील अमृत, कुछ याद आ रहा है? इनको कुछ अवार्ड मिला था, अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ के आए हैं, तो इसको भी
कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा अवार्ड इनको मिला था, सुनील अमृत को। देखते हैं कितना तुम लोगों को इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। अभी थोड़े ही टाइम में अवार्ड सेक्शन में हमने पढ़ के आया है कि द बर्निंग अर्थ सुनील अमृत को कुछ एक तो अवार्ड मिला था, और वो कौन सा अवार्ड था ये तुम लोग बताओगे इन कमेंट सेक्शन, इंतजार रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट अवार्ड्स सॉरी नेक्स्ट बुक द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड, ये किसका है? द डी शिवानंदन का। ठीक है, डी शिवानंदन रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, तो उन्होंने लिखा है द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डिप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान इज रिटन बाय केजीएस ढिल्लोन। केजीएस ढिल्लोन ने लिखा है क्या? ऑपरेशन सिंदूर that reveals the untold stories of India's deep strike inside Pakistan. Okay, KGS ढिल्लोन का बुक है ये। नेक्स्ट वन इज द गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन सुदीप मिश्रा का। ठीक है, गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन सुदीप मिश्रा। समझ आया? चलो नेक्स्ट कुछ बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज है, लाइक रेडी। रेडी किसका है? सीडीएस अनिल चौहान का। ठीक है, सीडीएस नाम भी ही बता दिया है, अदरवाइज होमवर्क होता है ये तुम लोगों के लिए। सो अनिल चौहान कौन है? सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, सीडीएस कौन है? सीडीएस अनिल चौहान ने का बुक जो उनका पर्सनल अकाउंट है, जो उनका बायोग्राफी है, वो है रेडी। ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलियर कॉन्सिलियर ओके ऑन लाल बहादुर शास्त्री, तो ऑटोबायोग्राफी हो गया ये। ठीक है, उनके ऊपर सॉरी बायोग्राफी हो गया। तो ये किसने लिखा है? संजीव चोपड़ा ने लिखा है। संजीव चोपड़ा ने लिखा है द ग्रेट कॉन्सिलियर ऑन लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, उनके रोल, उनके इन्फ्लुएंसेस के बारे में ये बताया गया है, जिसमें बताया कि वो किस तरीके के लीडर थे, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या क्या था। नेक्स्ट भारत रत्न भूपेन हजारिका, उनकी बायोग्राफी किसने लिखा है? अनुराधा शर्मा ने। ओके, भूपेन हजारिका के बारे में उनकी बायोग्राफी, भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला है। देखो इसी में ही दो दो करंट अफेयर छुपे हुए हैं। एक तो हो गया कि इनका बुक किसने लिखा? अनुराधा शर्मा ने लिखा है, बट इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, ऑड वन आउट में ये पूछ सकता है कि किन कौन कौन है इनमें से जिनको भारत रत्न नहीं मिला। सो भूपेन हजारिका का अगर नाम है तो एक ऑप्शन तो हमें मिल जाएगा ना एलिमिनेट करने के लिए कि यस इनको तो मिला हुआ है, ये तो हट गए। बाकी तीनों में से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो नाम याद हो गया, अनिल चौहान का रेडी, और संजीव चोपड़ा का ग्रेट कॉन्सिलिगर, और अनुराधा शर्मा का भूपेन हजारिका, भारत रत्न भूपेन हजारिका। ओके, नेक्स्ट बिलीवर्स डायलेमा। बिलीवर्स डायलेमा अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर कौन है? ये एक्टर है ना, अनुपम खेर। ठीक है, इन्होंने लिखा है डिफरेंट बट नो लेस। नेक्स्ट स्टम्पेड ऑटोबायोग्राफी साइट किरमानी के द्वारा लिखा गया है। ओके चलो नेक्स्ट आगे, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स रिटन बाय डीवाई चंद्रचूड़। हु वाज ही वाज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। और द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, ये लिखा गया है अरुण शोर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय। द कॉन्साइन नेटवर्क, सुजाता श्रीनिवास राजू। ओके, नेक्स्ट एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये किसने लिखा है? प्रियव्रत जय कुमार के द्वारा। ठीक है, प्रियव्रत जय कुमार के द्वारा ये लिखा गया है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन के द्वारा, ये क्या हो गया? ऑटोबायोग्राफी हो गया। ठीक है, खुद से लिखा गया शिखर धवन के द्वारा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन रिटन बाय अरुण सिंगल, देवेंद्र कुमार शर्मा। ओके, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय नमिता
गोखले, ओके, नमिता गोखले के द्वारा लिखा है लाइफ ऑन मार्स। इंडिया का क्या एडवांसमेंट रहा है इन 2025? चलो, तो इसमें कुछ चीजें जैसे कि स्पेस मिशंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में देखेंगे, अंडर वाटर एंड मेडिकल इनोवेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इंटरनेशनल रिलीफ एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, डोमेस्टिक सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ओके, चलो, स्पेस मिशंस एंड टेक्नोलॉजीज। सो सबसे पहला मिशन रहा है इसरो का GS-87R। ओके, GS-87R इसरो का इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना, जो कि लॉन्च हुआ था रॉकेट से, जिस रॉकेट का नाम था LVM-3M5, जिसको बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है हमारे लिए। क्या है? इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया GS-87R, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है, और उसको लॉन्च भी किया गया है हैवीएस्ट रॉकेट से। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हैवीएस्ट होगा तो लॉन्च भी उसी रॉकेट से किया जाएगा। ठीक है, तो बाहुबली रॉकेट से किया गया है। बाहुबली का अगर साइंटिफिक नेम पूछते हैं तो वो नाम है LVM-3M5। नेक्स्ट वन इज चंद्रयान 5 मिशन। ये हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, चंद्रयान 5 नाम से ही पता है हमें, इंडिया इंडिया और जापान दो लोग मिलके करने वाले हैं। ये जॉइंट मिशन रहेगा, इंडिया और जापान का लूनर मिशन। ओके, लूनर यानी कि मून, लूनर मिशन रहेगा। किसके किसके साथ मिलके? इंडिया का जापान के साथ मिलके, चंद्रयान 5। ओके, नेक्स्ट है होप स्टेशन, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। होप का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लद्दाख। कहाँ एस्टैब्लिश किया गया? होप स्टेशन लद्दाख में किया गया, फॉर स्पेस मिशन ट्रेनिंग। ठीक है, स्पेस मिशन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर करने के लिए और फ्यूचर एंडिवर्स के लिए होप मिशन करा गया है। कहाँ पे किया गया है? होप स्टेशन इन लद्दाख। ओके, चलो, नेक्स्ट वन इज निसार सैटेलाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट। तो देखो, निसार अगर नाम देखिए, NISAR, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नासा, इसरो। ओके, दो जगह यानी कि USA इंडिया, USA इंडिया, नासा इसरो का हो गया। और ये हो गया सिंथेटिक एपर्चर रैडर, सिंथेटिक एपर्चर रैडर। ओके, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रैडर। तो ये हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रैडर या फिर निसार सैटेलाइट। तो क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा कि ये कौन कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट लॉन्च है। ठीक है, किस किस का? नासा का और इसरो का। ठीक है, चलो, नासा यानी कि USA, इसरो यानी कि इंडिया का। एक्जिम 4 मिशन इज इंडियन एस्ट्रोनॉट, यस, शुभांशु शुक्ला। ओके, शुभांशु शुक्ला became the first Indian at the International Space Station, marking a significant achievement. Okay, so बस इसमें हमें यही याद रखना है कि शुभांशु शुक्ला क्या बने? फर्स्ट इंडियन बने जो कि ISS में लैंड किए। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लैंड किए, जो कि इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बने कौन? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और ये मिशन क्या था? मिशन वाज एक्जिम मिशन। ठीक है, एक्जिम नहीं है, एक्जियम मिशन है, स्पेलिंग गलत है, एक्जियम 4 मिशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स स्पेडेक्स का मतलब हो गया स्पेस और डॉकिंग अनडॉकिंग मिशन। इसका क्या मतलब है? देखो, जब एक सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट से लॉन्च करते हैं, तो ये क्या है कि हम यहाँ पे पूरे सैटेलाइट को ऐसे जोड़ के कंप्लीट फॉर्म में ही जाके छोड़ते हैं, जाके स्पेस में। लेकिन इस मिशन के हिसाब से क्या होगा कि हम रॉकेट के अंदर सारी चीजों को बस भर देंगे, सैटेलाइट के पार्ट्स को, वो जाएगा स्पेस में, स्पेस में अनलॉक होगा। ठीक है, बाहर निकलेगा सब कुछ,
खुद से जुड़ेगा, जिसको जैसे फॉर्म करना चाहिए, जैसे जुड़ना चाहिए, वो खुद से जुड़ जाएंगे सारे, यानी कि डॉक हो गए। ओके, पहले अनडॉक किया गया, फिर डॉक हुए और फिर वो अपने काम में लग जाएंगे। ओके, मतलब कि हमें यहाँ से बना बनाया कुछ भेजना नहीं पड़ेगा, वो खुद से जाके जाके वहां पे बनेंगे। सो स्पेस डॉकिंग मिशन एक्सपेरिमेंट इसरो के द्वारा किया गया है और इसरो इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री आफ्टर दिस। पहले कौन कौन कर चुके हैं? यूएसए, रशिया और चाइना ऑलरेडी सैटेलाइट डॉकिंग अनडॉकिंग स्पेस में कर चुके हैं। इंडिया अभी फोर्थ मिशन, फोर्थ कंट्री बना। ठीक है, नेक्स्ट अंडर वाटर और मेडिकल इनोवेशंस कुछ देखते हैं। तो डीप सी सबमर्सिबल, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन पावर अंडर वाटर सबमर्सिबल कैपेसिटी जाने वाला है 6000 मीटर डीप को। ठीक है, नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000, क्योंकि 6000 फीट नीचे जा रहा है तो मत्स्य 6000। और ये बिरसा 1001 हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरापी है बिरसा 1001, जो कि सिकल सेल डिजीज के लिए काम करने वाला है। इसको लॉन्च किसने किया? साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। नेक्स्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का मिशन सुदर्शन चक्र पढ़ लिए, फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज सिमिलर टू इजराइल आयरन डोम। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलीफ सिक्योरिटी ऑपरेशन। सो म्यांमार को ऐड बताई दी हूँ, ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के अर्थ क्वेक रिलीफ के लिए भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ओके, ये नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये क्या है? यूएस अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट। ओके, तो यूएस ने लार्ज स्केल अटैक करा है ईरानियन न्यूक्लियर साइट पे। कौन कौन से साइट्स थे? फोर्दो, नतांज और इस्पाहान। ठीक है, ये तीन जगह है, फोर्दो, नतांज और इस्पाहान। यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर साइट्स है ये तीन। यहाँ पे यूएस ने लार्ज स्केल अटैक करवाए थे यूजिंग B2 बॉम्बर। ठीक है, B2 बॉम्बर मतलब कि सब कुछ टूट के चूरमार हो जाएगा, उस टाइप का बॉम्बर था ये। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंधु ऑलरेडी पढ़ लिए कि ईरान से इवैक्यूएट करने के लिए। अभी कुछ डोमेस्टिक सिक्योरिटी इशू अगर देखेंगे तो ऑपरेशन चक्र 5, ये भी हमने देख रखा था। ठीक है, किसके लिए था ये? सीबीआई के द्वारा था, जो कि क्रैकडाउन करेगा फेक अकाउंट्स और डिजिटल क्राइम्स को। नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव, ये भी देख ले कि रातों रात 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारा गया था काउंटर टेररिज्म कश्मीर के लिए पहलगाम अटैक के इसमें। ऑपरेशन हॉक 2025, ये भी पढ़ लिए थे। ठीक है, सीबीआई के द्वारा है, जो कि साइबर क्राइम्स को डिसमेंटल करने के लिए किए गए हैं। उसके बाद बस इसमें इतना ही। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा थीम क्या है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। ठीक है, सो इसका कंटेंट क्या क्या है? ऑबिटरीज, यानी कि जिनका डेथ हो गया है उनका नाम देखेंगे और वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ एडवांसमेंट जो कि पहले ही देख चुके हैं, बट फिर भी कुछ न्यू होगा तो देखेंगे। एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड डिफेंस ऑपरेशंस, फिर से डिफेंस ऑपरेशंस आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। सो ऑबिटरीज देखो, कुछ नोटेबल पर्सन्स जो कि इम्पोर्टेंट थे इंडिया के लिए, इम्पोर्टेंट थे इंडिया के कल्चर के लिए, इम्पोर्टेंट थे इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए। ओके, बहुत से साइंस के लिए एंड मैनी फील्ड्स। कुछ लोगों को हमने खो दिया है इस साल, तो उनका नाम देखते हैं। फर्स्ट वन इज, हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे कौन थे? पीयूष पांडे एक जिनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड वॉइस आर्टिस्ट। ठीक है, मतलब कि इंडिया में जितना एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जितने तरीके तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ओके, जो काफी ही अच्छे टाइप के होते हैं, काफी इनोवेटिव होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखोगे 2024 का बीजेपी गवर्नमेंट जब उसका स्लोगन कर रहा था, ठीक है, तो जैसे कि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, इस तरीके के जो लाइंस हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो एडवर्टाइजमेंट लाइंस हैं, ये सब कुछ इनोवेटिव कैरेक्टर्स किसने किया था? पीयूष पांडे ने। सो ही वाज, दैट्स व्हाई ही वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। ओके, और वो एक वॉइस आर्टिस्ट भी थे और उनका अभी डेथ हो गया है।
नेक्स्ट वन इज जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग कौन थे? असम के काफी बड़े सिंगर थे, ठीक है। ही वॉज अ सिंगर फ्रॉम असम, और उनका डेथ हो गया था सिंगापुर में, ठीक है। सो सिंगापुर ने उनको ऑनर किया है बाय डिक्लेयरिंग हिम एन आइलैंड इन हिज नेम, ठीक है। वो इतने बड़े सिंगर थे कि सिंगापुर जब वो गए थे फॉर अ टूरिस्ट विजिट, फॉर ए विजिट, ओके, जब वो गए थे एक विजिट के लिए सिंगापुर पे, उनका वहां पे डेथ हो गया, तो सिंगापुर ने उनके नाम पे एक आइलैंड को नामित कर दिया। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट सिंगर थे, ठीक है। नेक्स्ट वन है सतीश शाह। सतीश शाह कौन है? एक कॉमेडियन एक्टर है, ठीक है, कॉमेडियन एक्टर है सतीश शाह। कौन सा मूवी है वो, हम साथ साथ हैं, ऐसे ऐसे कुछ, वो एक आइकॉनिक मूवी था उनका, ऐसे डिफरेंट मूवीज उन्होंने कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैनुअल फ्रेडरिक, ये कौन थे? ही वॉज अ फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर, ठीक है, इंडियन हॉकी गोलकीपर थे, और उनको ओलंपिक मेडल भी मिला है, ठीक है, केरला से। केरला के थे वो, मैनुअल फ्रेडरिक। कहाँ से क्या है वो? एक इंडियन हॉकी गोलकीपर, ओके। नेक्स्ट, पंडित पंडित चुलाल मिश्रा। इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर, ओके। पद्म विभूषण अवार्ड ही है ये, पंडित मिश्रा, उनको, वो एक क्लासिकल सिंगर है। पंकज धीर, ये भी एक एक्टर हैं, और इनको तुम लोग जानते भी होंगे मे बी, अभी जो कोविड-19 चल रहा था और टीवी पे पुराने टाइम का रामायण और महाभारत दे रहा था, वहां पे महाभारत में जो कर्ण का रोल निभा रहे थे, ही वॉज पंकज धीर, ओके। सो पंकज धीर का भी डेथ हो गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट वन इज कामिनी कौशल। कामिनी कौशल भी एक एक्ट्रेस है। उसके बाद जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन को नोबेल प्राइज मिला है फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये इंडियन नहीं है, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, जेम्स वाटसन इज नॉट एन इंडियन। उनको डीएनए डबल हेलिक्स के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, और उनका भी डेथ 2025 में हो गया है। अभी कुछ डेवलपमेंट, सो ओके, ये देख लिए हैं पहले ही। GS-87R, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? बाहुबली रॉकेट से हुआ था। देखो जितने बार ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, समझ आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। जितने बार रिपीट हो रहा है उतना इम्पोर्टेंट है, तो ये रिपीट होते होते ही याद हो जाएगा 2-3 बार। चलो, नेक्स्ट वन है जापान और इंडिया का लूनर मिशन जॉइंटली, जिसका नाम क्या है? चंद्रयान-5 मिशन। नेक्स्ट, होप स्टेशन कहाँ पे लगाया गया है? एस्टेब्लिश किया गया है इन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में होप स्टेशन, और इसका नाम अगर देखें तो ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन, ठीक है। चलो, निसार सैटेलाइट मैंने बताया ही था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। निसार सैटेलाइट क्या है? नासा और इसरो का जॉइंट एक्सरसाइज है, या फिर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद एक्सियम 4 मिशन, एक्सियम 4 मिशन, ओके, जो कि जिसमें हमें हमारे पहले एस्ट्रोनॉट मिले, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, जो कि पहले इंडियन बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाले, और सेकेंड पर्सन टू गो टू स्पेस, सेकेंड पर्सन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, ठीक है। सेकेंड पर्सन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद सेकेंड पर्सन बने जो कि स्पेस को गए हैं। चलो, नेक्स्ट है स्पेसडेक्स मिशन भी कर लिए हैं, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि इसरो ने किया है, और इस हिसाब से इंडिया बन गया फोर्थ नेशन जो कि सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग कर पाया है। मतलब यहाँ से सैटेलाइट को लेके जाके स्पेस पे उसे जोड़ना, और फिर निकालना, फिर से जोड़ना, ये सारे काम जाके स्पेस में सक्सेसफुली हम लोग कर पाए हैं, और हम इस हिसाब से बन गए फोर्थ कंट्री। और तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि बाकी 3 कंट्रीज कौन हैं जो कि इंडिया से पहले कर रखे हैं। पहला एक बता दे रही हूँ यूएसए, सेकेंड बता दे रही हूँ रशिया, थर्ड तुम लोग को बताना है इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। फोर्थ तो इंडिया, ओके, तो थर्ड बताना है कमेंट सेक्शन में, तभी पता चलेगा ना कितना ध्यान से सुन रहे हो। नेक्स्ट, मत्स्य 6000, ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। मत्स्य 6000 याद है कि नहीं है? मत्स्य 6000 क्या है? सबमर्सिबल, फर्स्ट ह्यूमन पावर अंडर वाटर सबमर्सिबल है ये, ठीक है, जो कि
6,000 मीटर डेप्थ तक जाने की कैपेसिटी है उसका विद 3% कैपेसिटी, यानी कि 3 लोग बैठ के सबमरीन में जाएंगे 6,000 फीट नीचे तक और देखेंगे कि वहां पे एग्जैक्टली किस टाइप के एनिमल्स, प्लांट, स्पीसीज हमें मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट विरसा 1001, देखो ये 3 बार रिपीट हो चुका है। विरसा 1001 क्या है? ये विस्पर्स बेस्ड जीन थेरेपी है जो कि सिकल सेल एनीमिया के लिए यूज किया जाएगा। इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया के खुद के द्वारा बनाया गया है और इसे लॉन्च करा गया है साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट मिशन सुदर्शन चक्र, अगेन रिपीटेड। तो ये क्या हो गया कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम सेम एज इजराइल का आयरन डोम। उसके बाद हो गया ह्यूमैनिटेरियन एंड डिफेंस ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो तुम्हारा आयरन डोम है, इस तरीके का एक और है यूएसए का, जिसे बोलते हैं गोल्डन डोम। ठीक है, उसने भी अभी अभी ही किया है इन 2025, तो वो भी याद रख लो। यूएसए का भी एक साइबर सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम है, दैट इज गोल्डन डोम, इजराइल का आयरन डोम और इंडिया का सुदर्शन चक्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये ऑपरेशंस भी सेम ही आएंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा देख लिए हैं म्यांमार के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यूएस का। ठीक है, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर B2 बॉम्बर का टारगेट किया गया था। साइट्स क्या क्या है? फॉर्दो, नटांज और इस्फहान। उसके बाद ऑपरेशन सिंधु वाज द इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम ईरान। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन चक्र 5, ये फेक बैंक अकाउंट्स को ट्रैक डाउन करने के लिए सीबीआई का ऑपरेशन था। और ऑपरेशन महादेव क्या है? जिसमें हमने जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया था कश्मीर में और 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को जुलाई 2025 में न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब कि मार डाला था। ओके, ऑपरेशन हॉकाई सीबीआई का था जो कि साइबर क्राइम को देखने के लिए था। न्यूज हाइलाइट्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो शुरू होता है। ठीक है, अबाउट 8 पार्ट्स है इसमें। तो पहला इम्पोर्टेंट पार्ट इज बिहार का असेंबली इलेक्शन। तो की फिगर्स अगर देखें तो नीतीश कुमार बिकेम द 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, सिक्योर हिज 10th टर्म, एक्चुअली नॉट 10th चीफ मिनिस्टर बट 10th टर्म, मतलब 10 बारी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट में उनको अपॉइंटमेंट मिल चुका है। किसको? नीतीश कुमार को। एनडीए अटेन्स अ मेजोरिटी विद बीजेपी को मिला कितना वोट? 89 सीट्स मिला है, जेडीयू को मिला है 85 सीट्स। याद रखना है, हाईएस्ट वोट किसको मिला? बीजेपी को 89 और जेडीयू को मिला 85। अदर पार्टीज देखेंगे तो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ये दोनों को याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि असम गवर्नमेंट में अभी कल का ही न्यूज था कि असम ने ये बैन कर दिया, पोलीगैमी को बैन कर दिया। ठीक है, अभी ये जो हमने दिया है इसमें क्या है कि इसमें कैबिनेट ने अप्रूव किया है पॉलीगैमी को बैन करने के लिए, लेकिन कल का न्यूज ये आया था कि असम में पॉलीगैमी बैन हो गया। ओके, कंप्लीटली बैन हो गया है। आफ्टर एवरी सक्सेसिव स्टेप्स गवर्नर का असेंट मिल चुका है, एक एक्ट बन चुका है। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी होता है ये है कि अ पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन वन वाइफ। ठीक है, एक पर्सन का एक से ज्यादा वाइफ नहीं हो सकता, मतलब एटलीस्ट जब तक उसका एक वाइफ जिंदा है या फिर उसका डाइवोर्स नहीं हो चुका है तब तक उसका एक से ज्यादा वाइफ नहीं हो सकता है। तो वही होता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब होना चाहिए बट उसको बैन कर दिया, दैट मीन्स नहीं हो सकता है। ये कहाँ पे हुआ? असम में हुआ। ठीक है, चलो। और ये कौन है असम के सीएम? हेमंत बिश्व शर्मा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे लॉन्च किया गया? इन दिल्ली। ये है डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, आदि संस्कृति यूनिवर्सिटी भी उनको नाम दिया गया है। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो कि प्रमोट करेगा ट्राइबल कल्चर और एजुकेशन को। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में लॉन्च किया गया। याद रखना ये सब कुछ। उसके बाद आ गया एनवायरमेंटल, कुछ देखते हैं। तो इंडिया में कुछ रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं और रामसर साइट इंडिया में अभी 94 हो गया। अब रामसर साइट क्या होता है? इट इज अ कंजर्वेशन साइट।
कंजर्वेशन करने के लिए ये बनाया जाता है। और रामसर अगर सिटी देखें तो ये है ईरान में। ईरान में ये कंजर्वेशन का जो डील हुआ था, जो एग्रीमेंट आया था, वो वहीं पे आया था, इसलिए उसका नाम रामसर साइट्स रख दिया गया। ठीक है। अब इंडिया में टोटल 94 रामसर साइट्स हो चुके हैं। अभी अगर लेटेस्ट को देखें तो कौन कौन है, गोगाबिल लेक, उदयपुर लेक और गोकुल रिजर्वॉयर, सारे के सारे बिहार में। ठीक है, मतलब 94, 93, 92। इससे पहले 91 थे, राजस्थान के कुछ ऐड हुए थे। अभी रिसेंटली 94 हो चुके हैं। नाम याद रखना है, गोकुल रिजर्वॉयर, उदयपुर लेक और गोगाबिल लेक बिहार के। ये दोनों हैं एग्जाम्पल, ये गोगाबिल लेक है और ये उदयपुर लेक है। ठीक है। उसके बाद यूनेस्को में फूड कैटेगरी में इंक्लूड हुआ है लखनऊ। लखनऊ जॉइंस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी यानी कि फूड कैटेगरी, यानी कि वहाँ के खाने में जो अ, बोलते हैं ना लखनवी अंदाज होता है खाने का। ठीक है, लखनवी कुछ होते हैं। ठीक है, दैट वो होता है तुम्हारा गैस्ट्रोनॉमी, और उस फील्ड में लखनऊ को ज्वाइन कर दिया गया है। अदर सिटीज अगर देखें इंडिया इंडिया का, जैसे कि जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, कोझिकोड, ग्वालियर, ये सब भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। ओके, पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि कोझिकोड लिटरेरी के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, ग्वालियर कल्चर के लिए, म्यूजिक के लिए रिकॉग्नाइज है। ठीक है, श्रीनगर श्रीनगर इज ऑल्सो फॉर कल्चर वगैरह। हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी का ही है, यहाँ पे भी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी मिलते हैं। ठीक है, हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी फूड के लिए है। मुंबई क्या है, आर्टिस्ट के लिए, कल्चर के लिए ही, वही मूवी वगैरह के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वाराणसी रिलीजन के लिए। ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ये सारे स्टेट्स हमारे, सिटीज हमारे ऑलरेडी क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है यूनेस्को में। अभी रिसेंटली जो ज्वाइन हुआ वो है लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन जिसका नाम चेंज किया गया है, दैट इज औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, बस यही याद रखना है, औरंगाबाद का नेम चेंज किया हुआ छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट, मुद्दू न्योमा। मुद्दू न्योमा एयरबेस इज इनैगुरेटेड इन लद्दाख। ये है मुद्दू न्योमा एयरबेस का एक नज़ारा, वो लद्दाख में क्या किया गया है, इनैगुरेट किया गया है। उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स, हिमाचल प्रदेश का रुन रिन रुन फेस्टिवल। रुन रिन रुन फेस्टिवल कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। ओके, नाम बस याद रखो और याद रखो कहाँ का है, रुन रिन रुन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है मणिपुर का फेस्टिवल मेरा हो चोंगबा और निंगाल चोंग चाकुबा। ठीक है, मेरा हो चोंगबा और निंगोल चाकुबा, ये दोनों क्या है, मणिपुर का फेस्टिवल है। ठीक है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे जो समझ आ रहा है मैं वही पढ़ रही हूँ। मेरा हो चोंगबा और निंगोल चाकुबा, ओके, मणिपुर का है ये। अगर ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन पता है तो यू कैन राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स, सो दैट हमें भी पता चले। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हो गया पार्ट 6, एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन। मैत्री 2 को इनागुरेट किया गया है एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन के हिसाब से। इंडिया एस्टेब्लिशेस मैत्री 2 अ न्यू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका टू एडवांसेस साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, अभी एक काम, एक छोटा सा होमवर्क यहाँ पे तुम लोगों के लिए, कि एंटार्कटिका में अगर यहाँ पे इनागुरेशन किया गया है न्यू रिसर्च सेंटर। ठीक है, मैत्री 2 भी है देखो नाम में, मतलब इसका मतलब है कि इससे पहले और भी रिसर्च सेंटर्स रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे उनके नाम तुम्हें देने हैं। मैत्री 2 तो शायद फोर्थ वन है मेरे ख्याल से, और 3 होंगे यहाँ पे, तो उनका नाम तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के बाहर के नहीं, इंडिया के रिसर्च स्टेशन और कौन कौन से अंटार्कटिका में लगाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज एयरपोर्ट डेवलपमेंट। तो मुंबई का न्यू एयरपोर्ट का नाम रखा गया डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस नाम सफिशिएंट है, डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, मुंबई का है। उसके बाद साइक्लोन शक्ति एंड मोन्था। साइक्लोन शक्ति दोनों ही रिसेंट साइक्लोन्स है,
ठीक है। साइक्लोन शक्ति कहाँ पे आया था अरेबियन सी में। और साइक्लोन मोंथा बे ऑफ बंगाल में आया था। ये दोनों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। साइक्लोन शक्ति कहाँ आया था अरेबियन सी। साइक्लोन मोंथा कहाँ आया था बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन शक्ति को नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। साइक्लोन मोंथा को नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड लद्दाख अचीवमेंट है ये। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज कंस्ट्रक्टेड एट मेघाला पास इन लद्दाख, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है मेघाला पास, ठीक है, लद्दाख में। नेक्स्ट, Andhra Pradesh wins Global Tourism Award 2025 and is recognized as best state for skill development, strengthening its tourism profile। तो बस यही याद रखना है कि ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला, तो आंध्र प्रदेश को मिला। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने रिलीज किया है कमीमोरेटिव कॉइन, एक कॉइन रिलीज किया है जिसमें 100 इयर्स का सेलिब्रेशन किया गया है आरएसएस का। आरएसएस का फॉर्मेशन का 100 इयर्स सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए पीएम मोदी ने एक कॉइन रिलीज किया है, ठीक है। आरएसएस का अगर फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ओके। बिकॉज 100 इयर्स बना है, 100 इयर्स हो गया फॉर्मेशन के, तो नाम जानना चाहिए फुल फॉर्म। सो फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ओके। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम ने, ये इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 28 नंबर, ये किसने हेल्ड किया है, विशाखापट्टनम ने, इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने, जिसका फोकस था डिजिटल गवर्नेंस का एडवांसमेंट करने के लिए, किसके द्वारा किया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 नंबर वाला करा गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। सो हु इज द सीएम ऑफ विशाखापट्टनम, कौन है सीएम, एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का रीनेम करके रखा गया अहिल्या नगर, ठीक है। अच्छा देखो अभी औरंगाबाद देखिए, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया और अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रखा गया। दोनों नेम सिमिलर हैं, औरंगाबाद अहमदनगर, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। औरंगा यानी कि छत्रपति शिवाजी और अहमदनगर यानी कि अहिल्या नगर, ओके। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली इवेंट, द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, बस इतना ही जानना है। वर्ल्ड फूड इवेंट 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है 13 आउट ऑफ 18 इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लिस्टेड अंडर यूनेस्को मैप प्रोग्राम। मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, कोल्ड डेजर्ट इज द लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। 18 में से 13 इंडिया का, 18 इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18 है, उसमें से 13 को यूनेस्को का रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है और जो रिसेंट है जिसको मिला है वो है कोल्ड डेजर्ट। कहाँ का है ये, हिमाचल प्रदेश का है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिया में कितने हैं आईबीआर यानी कि इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18, उसमें से 13 को यूनेस्को का रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है और लेटेस्ट एडिशन है कौन, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इंदौर, ये तो पढ़ लिए, इंदौर मिलियन प्लस सिटीज में हाईएस्ट मतलब सबसे क्या मिला, अ, स्वच्छ भारत अवार्ड उसको मिला, ठीक है। और आदिवाणी, आदिवाणी क्या है, इंडिया का फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। देखो इंडिया में बहुत से ट्राइब्स हैं,
अब जितने ट्राइब्स हैं उन सब के अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। अब सबका लैंग्वेज तो हमें समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक एक ट्रांसलेटर बनाया गया है, एआई पावर्ड है, एआई के द्वारा ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसलेटर है। उसका नाम है क्या, आदिवानी। आदिवानी, जो कि आदि यानी कि आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स, ठीक है। और वाणी यानी कि लैंग्वेज, तो उनके लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इन मेन फ्रेम लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ताकि हमें कम्युनिकेशन ब्रिज को हटा सके। नेक्स्ट है विक्रम 32। विक्रम 32 क्या है, विक्रम 32 है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्पेस प्रोसेसर चिप, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्पेस प्रोसेसर चिप है विक्रम 32। नेक्स्ट, चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज बना वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में। बस इतना ही याद रखना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है। कहाँ है, चेनाब रिवर में है, और चेनाब रिवर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ओके। नेक्स्ट है हेल्थ टारगेट्स। सो ओके, इंडिया एम्स टू बी फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, ठीक है। मतलब कि जो एलिफेंट लेग्स बोलते हैं, देखे होगे ना, कुछ कुछ लोगों के एक पैर तो पतले होते हैं लेकिन दूसरा पैर उनका काफी मोटा हो गया होता है। एलिफेंट लेग्स भी बोलते हैं उनको, उनका एक्चुअल नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। इंडिया ने एम किया है कि 2027 तक वो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस फ्री हो जाएगा, ठीक है। और उससे के बाद डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को किससे फ्री कर दिया है, ट्रैकोमा फ्री कर चुका है। मतलब इंडिया में ट्रैकोमा और नहीं होता, ट्रैकोमा यानी कि एक आई डिजीज है। सो ट्रैकोमा फ्री हो चुका है इंडिया, इससे पहले पोलियो फ्री हो चुका था, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स फ्री भी हो चुका है, और फाइनली ट्रैकोमा फ्री भी हो गया है। और हमने डिसाइड किया है, मतलब एम रखे हैं हम कि 2027 तक हम लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस फ्री भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिटेज। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में एक और हेरिटेज साइट हमारा ऐड हुआ है, जिसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। 44 साइट्स अक्रॉस तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिलके 44 साइट्स हैं, जिनका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इनमें से एक एग्जाम्पल ये है, जो कि वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में ऐड करा गया है। टाइगर रिजर्व एक्सपैंड किया गया है, तो नेशनल पार्क डेजिग्नेशन मिला माधव नेशनल पार्क। टाइगर माधव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है, जो कि इंडिया का 50th टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। और मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व। समझ आया, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क है कहाँ का, ये मध्य प्रदेश का, जो कि इंडिया का 50th टाइगर रिजर्व बना। 50 नंबर टाइगर रिजर्व इंडिया का बना माधव नेशनल पार्क। और एमपी का अगर देखें तो 9th, ठीक है। मतलब एमपी में ऑलरेडी 8 टाइगर रिजर्व है, ये 9th नंबर टाइगर रिजर्व बना। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है क्या है ये, पहलगाम अटैक के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया का स्ट्राइक अटैक था, ठीक है। यूनेस्को मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ओके। नाट्य शास्त्र भरत मुनि और श्रीमद् भगवत गीता, इन दोनों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड करा गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया गया है, इंक्लूड करा गया है, ठीक है। नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय भरत मुनि एंड श्रीमद् भगवत गीता इज रिटन बाय वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास। तो इनको क्या किया गया है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉग्नाइज करा गया है, ठीक है। पार्ट 15, मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। तो नेशनल कैंपेन चला गया है टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेल, और नेशनल जीरो करने के लिए कैंपेन चलाया गया है 2026 तक, ठीक है। देखो कौन कौन सा डिजीज, पहला हमने देखा लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, जिसको 2027 तक एलिमिनेट करना है। और मिजल्स एंड रूबेला, मिजल्स एंड रूबेला
2026 तक फ्री होना है। और कौन कौन सा फ्री हो गए हैं? स्मॉल पॉक्स, ट्रैकोमा, और एक कुछ था, दैट इज पोलियो। ओके, इनमें से फ्री हो चुके हैं। इन तीनों से फ्री करने का टाइमलाइन हमने लिया है मीजल्स रूबेला 2026, लिम्फोडिफायर से 2027। नेक्स्ट हो गया एज फ्रेंडली सिटी। अगर देखें तो कोझिकोड को इंक्लूड करा गया है WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में, एनहांसिंग अर्बन लाइबिलिटी फॉर सीनियर्स। जो एज ओल्ड हैं, सीनियर पर्सन्स हैं, उन लोगों को अच्छे से मतलब उनकी एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क के अंडर कोझिकोड को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया DRDO मिसाइल टेस्टिंग। सो आंध्र प्रदेश फाउंडेशन DRDO मिसाइल टेस्टिंग रेंज फाउंडेशन इज लेड एट नागालंका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागालंका आंध्र प्रदेश में DRDO का मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाया गया है। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब एस्टैब्लिश करा गया है विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब एस्टैब्लिश करा गया है कहाँ पे? विंजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन केरला। सो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हाइलाइट्स देखते हैं सबसे पहले। कल्चरल सेलिब्रेशंस एंड अचीवमेंट्स। ओके, हाथीचारी एंड निंगोल चाकुबा। देखो निंगोल चाकुबा भी पढ़ के आए थे ना, कहाँ का है ये? मणिपुर का है। हाथीचारी फेस्टिवल एंड निंगोल चाकुबा फेस्टिवल मणिपुर का है। बस नाम याद रखना है और कहाँ का है याद रखना है। Kerala's digital literacy milestone. Kerala proudly announces its achievement as the first state to attain 100% digital literacy. ठीक है, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे 100% डिजिटल लिटरेसी अभी अवेलेबल है। मतलब कि कोई भी इंसान जो कि पढ़ने लिखने के एज में आ चुका है, यानी कि 6 इयर्स के अबव पर्सन जितने भी हैं केरला में, सबको डिजिटल लिटरेसी पता है। डिजिटल यूज करना, डिजिटल मीडिया को यूज करना, मोबाइल फोन यूज करना बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन केरला के हर एक इंसान को पता है। और केरला ने ये अनाउंस करा है कि दे बिकेम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव टू अटेन 100% डिजिटल लिटरेसी। ओके, नेक्स्ट असम का इनोवेटिव उलाटी। असम पेटेंट उलाटी। उलाटी किसका है? असम का है। बस इतना याद रखना है, उलाटी किसका है? असम का है। और ये इंडिया का फर्स्ट बैगलेस टी है। ठीक है, बिना बैग का टी है ये। चलो नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया था? उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। 18 नंबर था ये। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस या फिर उसको बोलते हैं NRI डे। NRI डे कब होता है? 9 जनवरी में होता है। ठीक है, इस बार का उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था 18th नंबर। नेक्स्ट, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन ले। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? ले में हुआ। ले लद्दाख ने होस्ट करा फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। ओके, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल अवेयरनेस को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, मिजोरम अचीव्स फुल लिटरेसी। देखो मिजोरम बिकम द फर्स्ट स्टेट, मिजोरम फर्स्ट स्टेट बना जिसने फुल लिटरेसी, मतलब वहाँ के लोग 100% लिटरेट हैं। जितने भी लोग हैं, अभी मैंने बताया ना 6 ईयर प्लस, तो 6 ईयर प्लस जितने भी लोग हैं वहाँ पे लर्निंग पॉपुलेशन, वो सारे के सारे फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर रखे हैं। और ऐसा कौन सा स्टेट बना? मिजोरम। ऑप्शन में केरला होगा तो केरला नहीं मानना है, क्योंकि लिटरेसी के लिए हम केरला ही जानते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पे कैच है, आंसर क्या है? मिजोरम बिकम्स अ फुल लिटरेट स्टेट। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 44 DPSP पे आता है। ओके, चलो नेक्स्ट है रीनेम। कुछ ये देख लिए हैं, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर बन गया। मिसाइल रूबेला एलिमिनेशन 2026 तक। ग्लोबल वेटलैंड सिटी में इंदौर और उदयपुर ऐड हुआ है। कोझिकोड बन गया WHO का ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क। ये चारों ही पहले ही देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस नाम देखना है बस, और कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करता है उतना जानना है। सो मालाबार एक्सरसाइज 2025 का हुआ। चलो 2025 के ही हैं सब कुछ। सो मालाबार एक्सरसाइज
नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हुआ, गोवा आइलैंड्स में भी, लेकिन पार्टिसिपेंट्स कौन है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है? इट हैपेंस बिटवीन क्वाड कंट्रीज, और क्वाड कंट्रीज में मेंबर कौन है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ओके। विनबेक्स, विनबेक्स, विन में देखो वी और आई है, यानी कि वियतनाम एंड इंडिया के बीच में विनबेक्स। एक्सरसाइज ओशियन स्काई किसके बीच में ये होता है? इंडिया, नाटो कंट्रीज में होता है, बट इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था 2025 में, ठीक है, जो कि नॉन नाटो कंट्री है। एक्सरसाइज ऑस्ट हिंद, अस्ट हिंद, नॉट हिंद, अस्ट हिंद, ओके, अस्ट हिंद। तो अस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी कि हिंदुस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज अस्ट हिंद होता है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अजय वॉरियर, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यानी कि ब्रिटेन के बीच में। गरुड़ा, इंडिया और फ्रांस के बीच में, गरुड़ा। समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ओके। उसके बाद और कुछ है, जैसे कि एक्सरसाइज मैत्री, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिम्बेक्स, सिम, सी एस यानी कि सिंगापुर, आई यानी कि इंडिया। एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस। नोमैडिक एलिफेंट, ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया के बीच में। सूर्य किरण, इंडिया नेपाल। धर्म गार्डियन, इंडिया जापान। एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज अकाया, तो ये इंडिया और टांजानिया के बीच में है। एक्सरसाइज वरुणा, इंडिया और फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज इंद्र, इंडिया रशिया का है ये। एक्सरसाइज बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश का। एक्सरसाइज दसलिक, इंडिया उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प नहीं, प्रियम, ओके, इंडिया यूएस। और एक्सरसाइज खंजर, इंडिया किर्गिस्तान, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अग्नि प्राइम टेस्ट फायर हुआ है कहाँ पे, कहाँ से? इंडिया का। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर अग्नि, अग्नि, अग्नि को इंडिया ने लॉन्च किया है। आईएनएस, आईएएस विक्रांत विजिट, ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, ये आईएएस ने, आईएनएस विक्रांत, ठीक है। सो आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने विजिट करा था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया पीएम सेतु स्कीम। सो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किल्ड आईटीआईज, जिसमें 60,000 करोड़ रुपीज सेंट्रल स्कीम दिए गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन गोल अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआईज को मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइन इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने का गोल है पीएम सेतु स्कीम के हिसाब से। चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये बिहार का है, बस इतना याद रखो कि सीएम वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम किसका है? बिहार का है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना में जॉब क्रिएशन का रखा गया है कि एक्सपेक्टेड जॉब 3.5 करोड़ जॉब्स बनाए जाएंगे 2 साल में, और गवर्नमेंट सपोर्ट देगा 15,000 रुपए का, जो कि जॉब सीख कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि मर्ज कर दिया गया है, 36 स्कीम्स को मर्ज करके एक नया स्कीम बना दिया गया, धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है? विड्रॉल फ्रॉम ताजिकिस्तान, व्हाट हैपेंड? विड्रॉल फ्रॉम ताजिकिस्तान, ठीक है। इंडिया क्वाइटली विड्रू फ्रॉम ताजिकिस्तान फ्रॉम टाइनी एयरबेस इन ताजिकिस्तान, ठीक है। उसके बाद स्वीडन फाइनेंशियल इनोवेशन कैशलेस इकोनॉमी, स्वीडन बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री, ठीक है। कैशलेस कंट्री मतलब कंप्लीटली कैशलेस, बिना पैसे दिए डिजिटली ट्रांसफर करना मनी, वैसा कौन बना? स्वीडन बना, ठीक है।
उसके बाद पीएम मोदी भूटान विजिट किए थे, दैट्स ओके, उसमें कुछ खास नहीं है। बट वहां पे उन्होंने इनैगुरेट किया पुनः छांगू हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, और अटेंड किए काल चक्र व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी विद भूटान किंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, काल चक्र व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी कहाँ पे, किसने सेलिब्रेट किया, तो भूटान में हुआ था, भूटान के किंग के साथ मिलके मिस्टर मोदी ने सेलिब्रेट मतलब वहां पे पार्टिसिपेट किए थे, अटेंड किए थे। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला था, शेख हसीना को अम, जो टर्मोइल हुआ था उसके हिसाब से शेख हसीना को तो निकाल दिया गया था, और वहां पे टेम्पररीली कौन आए थे, मोहम्मद यूनुस अभी वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, मतलब उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनका क्रिमिनल कोर्ट है, उस कोर्ट ने हसीना को, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है, ठीक है, फांसी की सजा। उसके बाद है जोसेफ काबिला सेंटेंस फॉर्मर डीआरसी प्रेसिडेंट, डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट जोसेफ काबिला को डेथ सेंटेंस मिला है। नेक्स्ट, ब्राजील में भी पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है। फॉर्मर ब्राजील प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को 27 ईयर का सेंटेंस मिला है, ठीक है, मतलब जेल में रहेंगे फॉर अटेम्प्टिंग अ मिलिट्री कूप एंड अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद मिनिस्टर फॉर एआई, ये याद रखना है, अल्बानिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इनफैक्ट जिसने एक एआई को, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर डिक्लेयर किया है, डेला को, ठीक है। डेला क्या है, एक एआई है, वो एक इंसान नहीं है, डेला एक एआई है। उसको मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइज करने वाला पहला कंट्री बना अल्बानिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंडिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए, चाइना, जर्मनी, ठीक है, जापान को पार करके फोर्थ बन गया इंडिया, फिफ्थ में था, अब जापान को पार करके फोर्थ बन गया। उससे पहले कौन कौन है, यूएसए है, चाइना है और जर्मनी है। नेक्स्ट, इजराइल हमास पीस प्लान, तो इजराइल एंड हमास ने साइन किया है पीस प्लान इन इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में उन्होंने पीस प्लान साइन किया है। उसके बाद आता है चागोस आइलैंड ट्रांसफर, तो चागोस आइलैंड को ट्रांसफर किया गया है कहाँ से कहाँ, यूके से, यूके यूनाइटेड किंगडम से मॉरिशियस को, ठीक है, मॉरिशियस कहाँ पे है, इंडियन ओशन में है। ओके, नेक्स्ट वन है न्यू मेंबर नेशन, तो कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान बने न्यू मेंबर ऑफ एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। चलो यहाँ पे तुम लोग के लिए एक होमवर्क, क्या है होमवर्क, ये फैन यहाँ पे चल नहीं रहा है, चलो होमवर्क ये है कि एनडीबी का बताना है तुम लोग को कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताना है इन द कमेंट सेक्शन। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान इसके न्यू मेंबर बने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है कि एआई के अब्यूज करने के लिए, एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज करने के लिए पहला कंट्री बना यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जिसने उसको क्रिमिनलाइज करा है, ठीक है, फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए क्रिमिनलाइज किया है यूके। उसके बाद आता है गोल्डन डोम, ये मैंने पहले ही बता दिया है, यूएसए का डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम एज इंस्पायर्ड फ्रॉम इसराइल का आयरन डोम, और इंडिया का क्या है, मिशन सुदर्शन चक्र, ओके, इंडिया का है मिशन सुदर्शन चक्र, और यूएसए का गोल्डन डोम जो कि इसराइल का आयरन डोम के सिमिलर। ये पूरा पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा, तो तुम लोग इससे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ही मैंने बोला था कि नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये एक माइंड मैप भी है शॉर्ट में देखने के लिए। देखते हैं क्या क्या हमने देख लिया, मिसलिनियस हमने देख लिया, ठीक है, अंबाजी मार्बल के बारे में, अंबाजी मार्बल के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, इन गुजरात रिसीव जीआई टैग, दुबई एयर शो भी देख लिया जहाँ पे कि तेजास, इंडियन तेजास फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश होके उसके पायलट का डेथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जीआई टैक्स इसको सिक्किम से है, तुम्बुक और पुंतुंग फ्लिट, ओके। उसके बाद पन्ना डायमंड को जीआई टैग मिला है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट बने जो कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 चलाने वाले पहले, मतलब उसमें सवार होने वाले पहले प्रेसिडेंट बने। और ये सब कुछ हम देख चुके हैं, तो आई विल नॉट रिपीट इट, आगे बढ़ते हैं। ये बुक्स
भी देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किरण देसाई का एक बुक, द लोनलीनेस एंड सोनिया एंड सनी, आई एम जॉर्जिया, ये भी देखे हैं, ठीक है। बर्निंग अर्थ, इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन सुनील अमृत के द्वारा, ओके। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल डेज हैं, लेट अस सी दैट आल्सो, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल डेज, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम। सो नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11, और ये किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी के लिए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर, ओके। वर्ल्ड डायबिटीज डे नवंबर 14 को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका थीम था डायबिटीज एक्रोस लाइफ स्टेजेस इस बार का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे नवंबर 17, बिरसा मुंडा जयंती और ट्राइबल प्राइड डे नवंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है, और 150th एनिवर्सरी हुआ था इस बार बिरसा मुंडा का, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, देखें तो बाकी सब पढ़ लेना, मैं बस इम्पोर्टेंट दिखा रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर 26 को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल मिल्क डे नवंबर 26 को ही होता है, इट वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, ओके। महात्मा गांधी जयंती यू ऑल नो 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स डे अक्टूबर 8 को सेलिब्रेट किया था, उसका थीम था मॉडर्नाइजेशन ऑपरेशनल रेडीनेस फ्यूचर कैपेबिलिटीज। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे अक्टूबर 11, और लाइक दैट आगे बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 16, आयुर्वेद डे सितंबर 23, थीम था क्या? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। वर्ल्ड टूरिज्म डे सितंबर 27, वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर 25, हैंडलूम डे अगस्त 7, और इसका थीम क्या था? वीविंग इनोवेशन इन ट्रेडिशन, ओके। सो इस तरीके से सारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस भी हमने देख लिया। उसके बाद ये ऑबिटरीज भी देख लिए, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी देख लिए, मिस ये जो एक्सरसाइजेस है ये भी हमारा हो गया। उसके बाद है दे ये कुछ नेशनल अपॉइंटमेंट देखते हैं इनको, ये इम्पोर्टेंट है। सी फर्स्ट 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। 52nd कौन थे? 52nd थे जस्टिस गवाई, जो कि फर्स्ट एससी सीजेआई भी थे, फर्स्ट एससी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एज वेल एज फर्स्ट बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है, सीजेआई। उसके बाद हो गए फिक्की के प्रेसिडेंट, फिक्की के प्रेसिडेंट अनंत गोननिका, ठीक है। इंडिया के फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, ओके, इंडिया का फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसको अपॉइंट करा गया है? दीपिका पादुकोण को। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है शिरीष चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डायरेक्टर जनरल संजय गर्ग। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रीअपॉइंट करा गया है अनिल चौहान को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर थे, अभी उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कर दिया गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मानस, ओके। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम ऑफ इंडिया निर्मल कुमार मुंडा। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ प्रवीण रंजन। डीजी ऑफ आईटीबीपी प्रवीण कुमार। डीजी ऑफ एसएसपी संजय सिंह। चेयरमैन ऑफ एनएससी श्रीनिवास इंजेटी। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रीअपॉइंटेड हुए हैं सतीश कुमार। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स टीसीए कल्याणी। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनीश दयाल सिंह। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन? उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। चेयरमैन ऑफ आईआरडीएआई अजय सेठ, ओके। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नो कौन बने? उमा
कल्याणी। रॉ के चीफ प्रयाग जैन। डीजी ऑफ सीआरपीएफ जीपी सिंह। चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए शिव सुब्रमण्यम रमन। फर्स्ट वुमेन टू लीड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सोनाली मिश्रा। अपॉइंटेड गवर्नर्स अगर देखें तो हरियाणा के असीम कुमार घोष, गोवा के अशोक गजपति राजू। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कविंदर गुप्ता, महाराष्ट्र के आचार्य देवव्रत। ओके, चलो इस तरीके से कुछ लोग अपॉइंट हुए हैं। लाइक दैट चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू पीएम एस महेंद्र देव। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई राजीव मेमानी। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भूपेंद्र यादव। ठीक है, बिग कैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट कौन बने? भूपेंद्र यादव, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है। इसरो के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर वी नारायण। सेवी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे बने हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी प्रेजेंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमिश्नर 2 सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी। लॉ कमीशन के चेयरमैन है दिनेश महेश्वरी और यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार। ठीक है, ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है कुछ इम्पोर्टेंट। अगर देखें तो फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ जापान सनाई तकाइशी। ठीक है, सिचल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हरमिन। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल खलीद अल अनानी। फ्रांस के पीएम सेबास्टियन लेकोर्नो। फर्स्ट फीमेल ऑफ पीएम ऑफ नेपाल सुशीला कार्की। ठीक है, थाईलैंड के ओके। नेक्स्ट हो गए 47th यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। ओके, चलो जैसे कि फाइड वर्ल्ड कप रीनेम्ड एज विश्वनाथन आनंद कप ट्रॉफी। ठीक है, फाइड वर्ल्ड कप को रीनेम करा गया विश्वनाथन आनंद कप ट्रॉफी में। उसके बाद फाइड वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 वोन बाय वैशाली रमेश बाबू। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025। जोहर कप किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीता था, इंडिया रनर अप बना था। वर्ल्ड के वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे में हुआ था। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल पाई थी उसमें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वुमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप को होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 साउथ कोरिया में हुआ था। चाइना फर्स्ट रैंक में था, इंडिया सेकंड में था। ठीक है, उसके बाद है मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025 17th एडिशन। इंडिया वोन 9 टाइटल, डिफीटेड पाकिस्तान इन फाइनल। एंड वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2025 हांगझो चाइना में हुआ था। इंडिया लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया मतलब फर्स्ट हुआ और इंडिया सेकंड। ग्रैंड स्लैम टेनिस 2025 के विनर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेन सिंगल विनर हैं जानिक सिनर और वुमेन के मेडिसन की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। लाइक जानिक सिनर बिलोंग्स टू इटली एंड मेडिसन की बिलोंग्स टू यूएसए। उसके बाद फ्रेंच ओपन के विनर हैं कार्लोस अल्कराज स्पेन के, कोको गॉफ यूएसए के, मेन और फीमेल। विंबलडन में फिर से जानिक सिनर इटली और एलिना रिवाकिना काजाकिस्तान का। और यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज स्पेन और आर्याना सावालंका बेलारूस। ठीक है, सो मेल में तो इजी है, 2 ही नाम है, जानिक सिनर कार्लोस अल्कराज, जानिक सिनर कार्लोस अल्कराज। इनमें थोड़ा याद करना है मेडिसन कीज, नाम बस कीज याद रख लो, कोको, एलिना और आर्याना या सावालंका। ठीक है, इस तरीके से 4 लोग हुए। आईपीएल 2025 18 सेशन था जिसमें आरसीबी जीता। ठीक है, डिफीटिंग पंजाब किंग्स इन फाइनल एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फाइनल हुआ कहाँ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। आरसीबी जीता पंजाब को हरा के। उसके बाद अगर देखें तो हाँ, फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 में दिव्या देशमुख जीती है। किसको हरा के? कोनेरू हम्पी को। दोनों ही इंडियंस थे, फाइनल में दोनों इंडियंस खेल रहे थे। ठीक है, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट हुआ था फेस्टिवल डल लेक में। पहली बारी हुई थी तो इम्पोर्टेंट है, डल लेक में हुआ था। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, इसका मास्कट याद रखना है। मास्कट था कलरफुल हिमालयन किंगफिशर। कलरफुल हिमालयन किंगफिशर was the mascot of India's first Khelo India Water Sport Festival that was held in
डल लेक। ओके। सबसे ज्यादा मेडल्स किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। 18 टोटल मेडल्स मिले हैं, उसमें से 10 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रोंज मेडल। उसके बाद है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विनर बना साउथ अफ्रीका, डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 दिल्ली में हुआ था और इंडिया दोनों में ही जीता, यानी कि मेंस में भी और वुमेन्स टाइटल भी, और दोनों में ही उसने किसको हराया था? नेपाल को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 जो कि 2025 में दिया गया। कौन कौन? ये डी कुकेश ने, डी गुकेश है। ठीक है। और मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, 4 लोगों को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेशनल 30th नेशनल गेम्स 2025 देहरादून में हुआ था। उसका मास्कट था मॉली और थीम था ग्रीन गेम्स। ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में हुआ था और रैंक वार में आर्मी आया था 18 मेडल्स के साथ। सेकंड खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 भी न्यू दिल्ली में हुआ था और उसका मास्कट था उज्ज्वला। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ और उसका मास्कट था गजर सिम्हा। ये मास्कट याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को पूछ लेता है खेलो इंडिया कौन सा वर्सन और किसका मास्कट कौन था। ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दादरा नगर हवेली में हुआ था और इसका मास्कट था पर्ल। पर्ल एक डॉल्फिन है। ठीक है। मेडल टेली लीडर अगर देखें तो मणिपुर को 14 मेडल मिला। ठीक है। उसके बाद मैन और वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप भी हुआ था और इंडिया दोनों में जीता। कहाँ पे हुआ था? लेकिन इंग्लैंड में, और दोनों में ही उसने इंग्लैंड को ही हराया था। ओके। खो खो में नेपाल को हराया था, हुआ इंडिया में था और इंडिया दोनों में जीता था। कबड्डी में भी इंडिया दोनों में जीता लेकिन हुआ इंग्लैंड में और इंग्लैंड को हराया। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 होस्टेड बाय पाकिस्तान। मैच लेकिन खेला गया था यूएई में और इंडिया ने जीता था मैच को। रणजी ट्रॉफी 2025 में विदर्भा जीता, डिफीटिंग केरला। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया जीता, रनर अप कौन था? साउथ अफ्रीका। चलो, ये हो गया तुम्हारा सारा करंट अफेयर कंप्लीट।